फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस 2018 में यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसका हमारा सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ईवीएस का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ईवीएस के जो 2018 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था हमने उसका कल फर्स्ट पार्ट देख लिया था। आज जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखी मेरी पहला वीडियो इसका पहला पार्ट तो वो भी जाके देख लेगा, उसके बाद इसको देखेगा। ठीक है, तब तो क्योंकि 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, तो यूपी टेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और पाँच सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, मैथ और ईवीएस, और एक सब्जेक्ट कौन सा मैं भूल गई, साइकोलॉजी। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आपको पेपर देने पड़ते हैं। 150 नंबर को होता है, सबको पता है। 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ईवीएस के हम 15 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, 15 क्वेश्चन आज देखेंगे। तो मैं क्लास को स्टार्ट करूं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लाइक अभी चाहे नहीं कीजिएगा, लेकिन देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखने के बाद आपका मन नहीं मानेगा, आप लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे आशा है ऐसा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ओजोन परत का ह्रास निम्न में से किस पर सबसे अधिक हुआ है। तो कह रहा है ओजोन परत पर ह्रास सबसे अधिक किस पर हुआ है। भूमध्य रेखा पर हुआ है, ब्रश ऑन कर लेते हैं। भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, कि ओजोन परत का ह्रास सबसे अधिक दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब हम कुछ ओजोन परत की बात आई है तो हम लोग ओजोन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ओजोन परत, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। मैंने कल भी बताया था, एक क्वेश्चन में था 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कई देशों ने मिलकर, 45 देशों ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रोजेक्ट था जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे विश्व के संरक्षण के लिए। ठीक है, विश्व में जो मतलब ओजोन परत करती क्या है, ओजोन परत जो है वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जो सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती हैं, सूर्य से अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से ओजोन परत उनको रोकती है। ओजोन परत क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से हमारी मतलब रक्षा करती है। ठीक है, संरक्षण करती है। तो उन अल्ट्रावायलेट किरणों को वहीं से वापस कर देती है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक होती हैं। अगर वो आ जाती हैं तो उससे क्या होता है, एक रोग होता है। क्या होता है हमारे पास, हमारे शरीर में अगर पड़ती है अल्ट्रावायलेट किरणें, अगर हमारे शरीर पर पड़ती है तो उससे जाता है स्किन कैंसर। ठीक है, क्या हो जाता है, स्किन कैंसर, त्वची कैंसर जो होता है ना, वो हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं बहुत ही बहुत हानिकारक होती हैं मनुष्य के लिए, जीवों के लिए। और उनको रोकता कौन है, तो ओजोन परत रोकती है वायुमंडल में प्रवेश करने से। ओजोन परत, इसीलिए ओजोन परत, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, अगर पूछा जाए कि पहली बार ओजोन संरक्षण दिवस, जो विश्व ओजोन दिवस है, वो पहली बार कब मनाया गया था, तो ये जरूरी नहीं कि 1987 में हस्ताक्षर हुए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर तो उसी साल हुआ, नहीं। इसका फर्स्ट टाइम जब मनाया गया था वो हुआ था 16 सितंबर 1995। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, 1995। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, एस.आर. दास। तो हम सबको पता है ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह सकते हैं बहुत हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसका होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, 17 का ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे, हीरालाल जेकानिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन भारत का प्रथम
मुख्य न्यायाधीश था। मैं डाटा ऑफ कर देती हूँ क्योंकि बार बार एसएमएस आ रहे हैं तो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम चलते हैं, अब नहीं हुआ कुछ। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो हीरालाल जिकानिया जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये इसीलिए हमारा कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हीरालाल जिकानिया की अगर बात करें, इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल चल रहा था 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। इनका हीरालाल जिकानिया जो थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनको नियुक्त किसने किया था? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इनकी नियुक्ति की थी। ठीक है, ये तो थे इनके बारे में कि हीरालाल जिकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी नियुक्ति प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और इनका कार्यकाल क्या था? 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक था। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछ ले जाता है कि भारत के प्रथम जज और मतलब उच्चतम न्यायालय के प्रथम जज कौन थे? ठीक है, महिला जज अगर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला जज कौन है? तो प्रथम महिला जज कौन होंगी? फातिमा बीबी। ठीक है, कौन है? फातिमा बीबी। आप लोग लिख लीजिएगा मैं जो क्वेश्चन बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला जज कौन है? तो फातिमा बीबी हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? पूछ लिया जाता है कि इंडिया की या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 18 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव से, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर, वायु प्रदूषण। कह रहा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर, वायु प्रदूषण। तो हम सबको पता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है हमारा? रेड डाटा बुक, फिर से आगे इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। ये आ जाता है, कभी कभी टच हो जाता है तो वो नीचे आ जाता है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है हमारा? विलुप्ति के करीब जीव। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में पूछें कि मतलब बात करें कि रेड डाटा बुक है क्या, कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक क्या कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक। क्यों? ये जीवों के संरक्षण के बारे में, संरक्षण के लिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता था कि कुछ जीवों की प्रजातियां जो एकदम लुप्त होते जा रही थी, तो जीवों के संरक्षण के लिए, उनके प्रजनन के लिए, उनके संरक्षण के लिए IUCN जो है ये कार्य करता है। और IUCN द्वारा ही रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें विलुप्ति जो ऐसे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं उनकी सूची बनाई जाती है। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। क्यों? विलुप्ति के करीब जीवों को की सूचना तैयार करने के लिए, उनको बताने के लिए। ठीक है, अगर हम पूछे कि IUCN, कभी कभी पूछ ले जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं लिखना तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे इतनी स्क्रीन छोटी, फिर मैं बोल दे रही हूँ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर हम कहें कि रेड डाटा बुक की स्थापना कब की थी IUCN ने, तो कब की थी? 1988 में सबसे पहली बार मतलब जारी किए गए थे। कह सकते हैं कि सबसे पहली बार रेड डाटा बुक कब जारी किया गया था? 1988 में IUCN के द्वारा। अगर हम इसका पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय कहाँ, IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है? मैं इसको साफ करके फिर से लिख देती हूँ कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड पड़ता है। ग्लैंड है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और यही रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक किसके बारे में होता है? विलुप्ति के करीब जीव के बारे में होता है। तो इतना था ये इसके बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? छोटा कर देती हूँ जिससे पूरा आ जाए।
इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? ये उस समय की बात है जब 2018 में पूछा गया था कि उस समय 2018 में कौन था राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो उस समय थी रेखा शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। लेकिन अगर अभी पूछें हम वर्तमान में कि वर्तमान में कौन है, अगर हम पूछें कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, मतलब ये तो 2018 में थी रेखा शर्मा, लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में भी अभी भी रेखा शर्मा जी हैं, क्योंकि इनका 3 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया है सरकार ने, 3 साल का कार्यकाल इनका बढ़ा दिए गए, इसलिए अभी भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, रेखा शर्मा जी ही हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो ये भी बहुत सबको पता है। इसमें क्या है कि हमारा संयुक्त बैठक जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो हमारे हिसाब से कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति बुलाता है। अब हम इसके बारे में और कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अगर पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है तो 108, किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 108 अनुच्छेद। ठीक है, कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का, आहूत करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है। अगर हम पूछता है कभी कभी कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति आपातकालीन आपातकालीन घोषित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये है 123 में। राष्ट्रपति 123 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जबकि अगर पूछा जाए कि राज्यपाल अपने राज्य में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो वो 213 के तहत कर सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को पूछेगा कि राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा किसके तहत कर सकता है, तो 123 के तहत। अगर राज्यपाल की पूछेगा राज्य में, अपने राज्य में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो 213 के तहत कर सकता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो किस में है, अनुच्छेद 52 में है। तो हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। केवल नोट नहीं करना है कि नोट करके रख दिया, अलमारी में रखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी पढ़िए उसको रिवीजन के, चाहे थोड़ा ही पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको रिवीजन करते रहिए। तो वो क्या है, वो अच्छी चीज़ है, वो हमेशा याद रहेंगे। ऐसे ज़्यादा कुछ लिख लिया, बहुत ज़्यादा लिख लिया, पढ़ना कुछ भी नहीं है, तो ये बेकार है, चाहे जितना आप लिखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी पे है तो देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 3rd में, 9th में, 6th में, 4th में। कह रहा संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान किस में दिए गए हैं? संविधान के 9वें भाग में दिए गए हैं। किस भाग में? 9वें भाग में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ईवीएस में संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संविधान आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगी। और कुछ टॉपिक अगर जो मुझे लगे कि पढ़ाने लायक है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोई टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो संविधान आपको अच्छे से पढ़ना है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9th में दिए गए हैं। ठीक है, और किस मतलब अगर पूछे किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, तो अनुच्छेद किसके तहत दिए गए हैं? अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस में दिए गए हैं, तो भाग 9 में और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम यहीं पे पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी थी? ठीक है, ये कुछ फेमस क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी थी? तो किसने दी थी? बलवंत राय। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी थी? तो अशोक मेहता समिति ने दी थी। किसने दी थी? अशोक मेहता समिति ने। यह आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। ये हमेशा कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी थी? अशोक मेहता समिति ने। जबकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति। अगर पूछा जाए कि हमारे इस समय कौन सी व्यवस्था लागू है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बड़ा कर लेते हैं इसको हम। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो कह रहा है 74वें संविधान संशोधन हुआ था, उसका संबंध किससे? राष्ट्रपति की शक्तियों से है। एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? हम्म 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। तो ये हमें सबको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर कभी कभी यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ अगर हम पूछा जाता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, किस 73वें? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन, और शहरी स्थानीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जैसे यहीं पे हम बात कर लें कि 10वें भाग में कौन 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। ठीक है, दल बदल कानून है। अगर हम पूछें, ये फिर आ गया, एक सेकेंड, तो ये आ जाता है ना। अगर पूछे हमसे 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। अगर हम पूछे कि 11वीं में क्या है, तो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अगर हम 12 में पूछे कि 12 में क्या है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। इसकी मैंने ट्रिक भी शायद वीडियो में बता दी है, पढ़ा चुकी हूँ शायद मैं, कि अनुसूची 12 अनुसूचियाँ हैं कुल, तो उनको हम कैसे याद करेंगे, तो ये मैंने शायद वीडियो में पहले बता दिया। अगर नहीं पढ़ाया है तो फिर भी आप लोग एक बार चेक करके बताइएगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूँगी। मैंने ट्रिक से खुद भी याद किया है, जैसे मैंने याद किया वैसे भी अगर पढ़ाया होगा तो वैसे ही बताया होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, तो आपको 12 अनुसूची पूरी आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तेज किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? देखिए यहाँ पे अम्लीय गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, कॉमन सेंस से टाइपिंग गलत हो गया है। अम्लीय आधा माह होना चाहिए। ठीक है, तो किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलता है जल में तो वो क्या हो जाता है? वर्षा का जल जब वर्षा में मिलता है, वर्षा के जल में मिलता है तो वो अम्लीय हो जाता है। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल में वायुमंडल में मिलता है, तो जो वायुमंडल में जलवाष्प होता है उसके जल के साथ क्रिया करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो वाटर को अम्लीय कर देता है, जल को अम्लीय कर देता है। और वही जब बरसता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। और अम्लीय वर्षा जो होती है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब कहते हैं ना गाँव में कि पहली बारिश नहीं नहानी चाहिए। ठीक है, नहीं तो उससे शरीर में क्या दाने वाने पड़ जाते हैं, वो अम्लीय वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि जब काफ़ी दिनों से ये जो
हमारे मतलब वायुमंडल से जो मतलब जब ये गैस धुआं ये सारी चीज़ निकलती हैं तो उससे जो जब सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाता है जम जाता है वो वाष्प में मतलब वायुमंडल के जल में क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिससे जल क्या होता है अम्लीय हो जाता है। तो जब पहली बार बारिश होती है तो वही अम्ल वाला पानी गिरता है, तो उसी को क्या कहते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इसीलिए जब पहली बारिश होती है तो उसको नहाने में क्या स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, समस्याएं आ जाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। ये देखिए संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया। अब यहीं पे हम और कुछ भी देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है अमेरिका, अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से मूल अधिकार जो है ये पूछा जाता है कभी कभी कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं हमारे, अमेरिका के संविधान से लिए गए। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्या लिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, वो अमेरिका से लिए गए। अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस से लिए गए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो संविधान से पूछे जाते हैं कि कौन चीज़ कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय विधि का शासन कहाँ से लिए गए हैं, इंग्लैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो इसमें क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग ही एक ऐसी संस्था है जो किसी भी चुनाव को संपन्न कर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, सभी का जो होता है वो चुनाव कौन संपन्न कराता है, किसके तहत होता है, भारत के निर्वाचन आयोग के तहत होता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग अगर पूछा जाता है कभी कभी, यहीं पे हम और कुछ देख लेते हैं कि निर्वाचन चुनाव का संबंध किस अनुच्छेद से, ठीक है, चुनाव संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, या चुनाव की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो 324 में। किस में की गई है, 324 में। अगर हम बात करें कि इसका गठन मतलब इसका गठन किस भाग में, मतलब भाग पूछे किस भाग में है, तो किस भाग में है, भाग 15 में चुनाव भारत मतलब निर्वाचन आयोग की बात की गई है कि भारत के निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 324 मुख्यतः है। और पूछा जाएगा कितने अनुच्छेद में, तो 324 से लेकर 329 का तक, ठीक है, कहाँ तक है, 329 का तक, 324 से 329 300 ये, ठीक है, 329 का तक है। भारत के निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कितने, 324 से 329 का तक इसका उल्लेख है, ठीक है। अगर मुख्यतः कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है, और किस भाग में है, तो भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। जब लोकसभा की बैठक होती है तो उसके प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रश्नकाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये क्यों कहा जाता है प्रश्नकाल, क्योंकि ये जो कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्न एक दूसरे से पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्या है ये प्रश्नकाल कहलाता है। और इसके बाद अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्नकाल के बाद के पीरियड को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, शून्यकाल। क्या कहते हैं,
शून्यकाल, ये शून्यकाल वाला पूछा गया था सुपर टेट में, कब 2019, आई थिंक 2019 के सुपर टेट में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सुपर टेट में पूछा तो गया था, 19 में पूछा गया था कि 18 में पूछा गया था, ये मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन पूछा गया था। ठीक है, तो 26 का डी सही होगा। और पूछा जाता है कि प्रश्नकाल के बाद वाले पीरियड को क्या कहते हैं, तो शून्यकाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, ये लंच का समय होता है, 12 से 1 के बीच में जो होता है ये लंच का समय होता है। इस समय क्या होते हैं, सब लोग मतलब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, मतलब एकदम शून्य का मतलब कोई कार्य नहीं होता है इस समय में, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। अब प्रश्नकाल प्रथम घंटे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चर्चा होती है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, अपनी अपनी क्वेरी, अपनी अपनी समस्याएं सब बताते हैं लोकसभा बैठक में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्षा जल संग्रहण क्या है, कि हम वर्षा जल को संग्रहण कैसे कर सकते हैं। जैसे वर्षा जल क्या है, मतलब परिभाषा एक तरीके से पूछ रहा। पानी का वितरण तो नहीं होगा, गलत है। प्रयुक्त जल का संग्रह एवं भंडारण, नहीं, प्रयुक्त जल, क्योंकि वर्षा की बात कर रहा है, तो वर्षा जल का जमा और भंडारण, यही क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। मतलब यही कि वर्षा जल संग्रहण का मतलब यह है कि जब वर्षा होती है तो उसे क्या हमें भंडारण करना चाहिए, उसे सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कि हम गड्ढे बना दें या बर्तन रख दें बाहर खुले में, तो उसमें क्या पानी भर जाता है, तो वो पानी हम शुद्ध होता है, अपने यूज के लिए ले सकते हैं। तो क्या है, वर्षा जल का जमा और भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय गैंडा, इसमें भी एक ऑप्शन कहीं रह गया, देख लेते हैं। हाँ, ये है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। बांदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं। या तो काजीरंगा नेशनल पार्क, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक सींग वाले गैंडे भी यहीं पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो एक सींग वाले गैंडे का है या भारतीय गैंडा का है, किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और ये कहाँ होते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। ठीक है, अगर असम की बात हुई तो हम असम के बारे में देख लेते हैं। असम में कुल इतनी समय वर्तमान में 7 नेशनल पार्क हैं, 2 अभी नए खोजे गए हैं, जिसका पहले 2 में कौन, एक है देहिंग पटकाई और दूसरा है रायमोना। ठीक है, तो असम में 2 अभी नए नेशनल पार्क खोजे गए, एक देहिंग पटकाई और दूसरा रायमोना नेशनल पार्क। तो पहले 5 थे और 2 नए हो गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, असम में वर्तमान में 7 नेशनल पार्क हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहाँ है, असम में ही है। असम में जैसे एक है डिगबोई नेशनल पार्क भी क्या है, असम में है। एक राजाजी नेशनल पार्क भी असम में ही है। ठीक है, तो और मतलब कुल कितने हैं, 7 नेशनल पार्क हैं। आई होप आप लोगों को समझ। अब यहाँ पे जो और ऑप्शन है वहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, ये कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है। कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहता है, ये उत्तराखंड में। इसे ही क्या कहते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो क्या है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, प्रथम नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। किसके लिए फेमस है, ये एशियाई शेरों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, एशियाई शेर। पूछा जाता है ना कि एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो इसमें आप लोगों को क्रम बताना है। ठीक है, आप लोगों को इसमें क्या है, क्रम बताना है। एक सेकेंड, कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। कह रहा है पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक, या पहले उत्पादक, अब घटक उपभोक्ता, अब घटक उपभोक्ता उत्पादक,
उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। तो हमारा क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले क्या आता है, उत्पादक आता है। उत्पादक का मतलब ये है कि जो उत्पन्न करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता मतलब जो उसका उपभोग करते हैं, जो उसे खाते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, अपघटक। अपघटक क्या है कि जो उत्पादक को खाते हैं, उत्पादन करने वालों को खाते हैं, फिर वो जब मर जाते हैं तो उनका उपभोग कौन करता है, अपघटक करते हैं। मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब नष्ट कर देते हैं, ये चीज़, ठीक है। अपघटन कर देते हैं उनका। तो पहले क्या आता है, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 29 को ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 29 का ए सही होगा, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यहीं पे कुछ और देख लेते हैं। पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है, दो दिशीय होता है, दोनों होते हैं या कोई नहीं होता। सॉरी। तो ऊर्जा प्रवाह हमेशा क्या होती है, एक दिशीय होती है, ठीक है। क्या होती है, एक दिशीय होती है। ये कभी भी दो दिशीय उल्टा नहीं चलती, एक दिशा मतलब छोटे से बड़े की ओर चलती है, ठीक है। और पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है। कभी कभी पूछा जाता है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है। तो लैंड्समैन ने दिया है। किसने दिया है, लैंड्समैन ने दिया है। सॉरी, लैंड्समैन ने दिया है। तो ऊर्जा का 10% लॉ किसने दिया है, लैंड्समैन ने दिया है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। और कभी कभी पूछा जाता है जैसे ऊर्जा का 10% नियम क्या है। नियम ये है कि जब मान लिया यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, 3 खंड है। तो जब यहाँ मान लिया यहाँ पे उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक है, यहाँ क्या उपभोक्ता है, यहाँ पे क्या अपघटक है। तो जब ये उत्पादक है, इसको जब खाएगा तो ये इसमें जब जाएगा तो ये अपना 10% लॉस कर देगा। फिर ये इसमें जाएगा तो ये इसमें अपना 10% लॉस कर देगा। तो ऐसे चलता है। तो 10% घटता जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, 10% नियम कहते हैं। ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। इसे किसने दिया था, लैंड्समैन ने दिया था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये क्या हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जीवाश्म ईंधन मतलब हम लोग पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, उसको जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जब निकलते हैं ये हमारे वायुमंडल में सब एकत्रित हो जाते हैं। तो वायुमंडल में, वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी इसी के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा यही योगदान करता है, ठीक है। तो और ये जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वर्तमान में अगर हम देखें तो 0.04% क्या है, 0.04% मात्रा में वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस वातावरण की बात कर रहा है, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा। जब कहेगा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे अगर पूछें कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 79%। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। उसके बाद ऑर्गन हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये फिर बहुत सारी थोड़ी बहुत कम मात्रा में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन, नाइट्रोजन पाई जाती है 79%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21%, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा सभी वीडियो का लिंक आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई भी मिस नहीं होगा। और जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैंने पहले बहुत सारे लेक्चर डाले हुए हैं, बहुत सारे मैथ में GK में ट्रिक है और बहुत सारी चीज़ें डाली, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। तो अब हम मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास पर। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।